Welcome students, class 12th chemistry. Today we are discussing about the solution chapter 2 और आज के टॉपिक हैं कंसंट्रेशन, हेनरीज लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का एक होमोजेनस मिक्सचर है जो एक जैसा लगता है, उनके पार्टिकल्स का साइज एक जैसा होता है। एंड सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में। तो सोल्यूट इज दैट विच इज डिजोल्व, जिसको डिजोल्व किया जाता है, एंड सॉल्वेंट इज दैट विच इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व, इसमें सोल्यूट को डिजोल्व किया जाए। इस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट्स की कंडीशन को देखते हुए 9 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल गैस सोल्यूट और सॉल्वेंट गैस हो तो एग्जांपल एयर है, जहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज आर प्रेजेंट एज होमोजेनस मिक्सचर। सोल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, एग्जांपल इज सोडा वाटर। गैस सोल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम। हाइड्रोजन गैस अगर प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब की जाए तो ये इसका सैंपल है। लिक्विड सोल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो तो उसका एग्जांपल है वाटर वेपर्स, फोग एक्सेट्रा। लिक्विड इन लिक्विड, यानी दोनों ही लिक्विड कंडीशन में हो, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, तो इसका एग्जांपल जैसे अल्कोहल को वाटर में मिला दिया जाए, वाटर को अल्कोहल में मिला दिया जाए, तो ये बनाते हैं होमोजेनस मिक्सचर। लिक्विड सोल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट हो तो इसके बेस्ट एग्जांपल जेंटल फीलिंग्स, जिसमें मरकरी इन सिल्वर होता है। साथ ही साथ जेल्स को भी हम इन एग्जांपल्स में रख सकते हैं। जब सोल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट गैस है, तो एग्जांपल हो सकता है सल्फर वेपर्स इन एयर। तो इस तरीके से टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, पॉसिबल हैं। अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हम यूज कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताने के लिए, कि वो कितना कंसंट्रेटेड है, कितना डाइल्यूट है। ये सब टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी। कंसंट्रेशन का मतलब है कि ये मालूम चलना कि सॉल्यूशन के दिए हुए अमाउंट में कितना अमाउंट सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है, तो हम इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो हैं जिनमें कि सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो। और अगर हमें दिए हुए सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करना होता है तो हम बना सकते हैं सॉल्वेंट को एवापोरेट करके, तो सॉल्वेंट रिमूव हो जाएगा, सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो हैं जिनमें कि सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2%, 1% सॉल्यूशन, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन के अंदर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाना होगा। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो एक सॉल्यूशन ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसी आती है जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में नहीं मिला पाते और उसकी जो टेंडेंसी है डिसॉल्व करने की, वो खत्म हो जाती है। और अगर हम उतना से ज़्यादा मिलाते चले जाएंगे तो सोल्यूट बॉटम पे बैठ जाएगा, नीचे एज ए सिंपल सॉल्ट, और इस तरह से उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट होल्ड्स एज मच सोल्यूट एज पॉसिबल। इसमें जितना मैक्सिमम सोल्यूट ये डिसॉल्व कर सकता है उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, तब उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सोल्यूट डालेंगे तो वो सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि कंटेनर की बॉटम में बैठ जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें हम और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्लास वाटर और हमने एक उसमें स्पून सॉल्ट डाल दिया तो इट विल डिसॉल्व, ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। हमने 1 स्पून और डाल दिया तो वो और डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशंस कहेंगे हम अनसैचुरेटेड, जिसमें हम सोल्यूट और मिला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड, जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल चुके हैं और अब सॉल्वेंट में और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सॉल्यूशंस हैं बनते कैसे हैं, हम उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करके, हीट करके डिसॉल्व कर लेते हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो वो सॉलिड्स जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकते थे, वो कंटेनर की बॉटम पे बैठ जाएंगे एज ए क्रिस्टल। इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अलग अलग मेथड्स हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, किन किन तरीके से हम किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बता सकते हैं। नंबर 1 इज द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मीन्स वेट बाय वेट, कितना मास ग्राम में सोल्यूट का 100 ग्राम सोल्यूशन में डाला गया है, मिलाया गया है। जैसे 5% सोल्यूशन, इट मीन्स 5 ग्राम सोल्यूट को 100 ग्राम सोल्यूशन में मिलाया गया है। मास परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला है मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। सेकेंड मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मीन्स सोल्यूट इज टेकन इन ग्राम and solution is taken in volume in milliliters. So percentage, it is the mass of solute in 100 ml of solution, and इसका फार्मूला है mass by weight percentage, mass of the component in the solution divided by total volume multiplied by 100. वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पर 5% इथेनॉल बाय वॉल्यूम का मीनिंग है 5 ml इथेनॉल इज डिजोल्व इन 100 ml सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन 100 ml है, 5% में हमने इतना वाटर मिलाया कि टोटल वॉल्यूम 100 ml हो गया। तो दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। स्ट्रेंथ का मतलब है कितने ग्राम सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में मिलाया गया है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स पर लीटर सोल्यूशन। और इसका फार्मूला हम निकाल सकते हैं, सोल्यूट का कितना वेट है मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। जैसे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में 200 ml में हमने मिलाया तो वो लिखा जाएगा 200 और 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ आएगी ग्राम पर लीटर। तो हमें फार्मूले याद रखने चाहिए, फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं आंसर्स। मास फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट इन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, यानी कि एक ये रेशियो है कि एक कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जैसे हमने कहा कि दो मिक्सचर्स को एक मिक्सचर बनाया गया, दो कंपोनेंट्स को मिलाकर ए एंड बी, और उनके मोल्स हैं Na और दूसरे के Nb, तो मोल फ्रैक्शन XA का होगा, यानी ए का मोल फ्रैक्शन होगा XA इक्वल टू Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स किसी सोल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व किए गए हैं। उनका फार्मूला हम निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके हैं, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ बाय मोलिकुलर मास, और स्ट्रेंथ का मीनिंग है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। सो मोलैरिटी दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिजोल्व इन 1 लीटर। वन डायरेक्ट फार्मूला इज मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू VmL, मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर जैसे हम 200 ml 500 ml में हमने 5 ग्राम डिजोल्व कर दिया तो W हो गया 5 ग्राम और वॉल्यूम हो गया 500 ml। एक एग्जांपल देख सकते हैं 0.25 कैपिटल M, ये लिखा कभी कभी कि सोल्यूशन की इतनी मोलैरिटी है। इसका मतलब ये है कि 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर में डिजोल्व हैं, और हम इसका वेट निकाल सकते हैं 0.25 को ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करके। मोलैलिटी, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट को अगर मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, एंड मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी का फार्मूला दिया हुआ है आपके पास W इंटू 1000 अपॉन M इंटू WG, वेयर W इज द मास ऑफ सोल्यूट, M मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WG मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। और अगर हमारे पास ये सब वैल्यूज हैं न्यूमेरिकल में तो हम फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज प्लेस करेंगे और आंसर में आ जाएगा। इट इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी, मोलैरिटी के कंपैरिजन में मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है
मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज किया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जबकि मोलैलिटी में मास ऑफ द सॉल्वेंट यूज हो रहा है। मास ऑफ द सॉल्वेंट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए मोलैलिटी को मोलैरिटी के कंपैरिजन में हम प्रीफर करते हैं मेजरमेंट के टाइम, अगर कंसंट्रेशन चेंज या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 m, स्मॉल m इज देयर, स्मॉल m इज फॉर मोलैलिटी। तो 1 m solution of KCl means 1 mole of KCl is dissolved per kg। किसी का भी 1 मोलल सॉल्यूशन का मीनिंग है कि उसका 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। नॉर्मेलिटी मेजर्स द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। एंड इक्विवेलेंट वेट, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट वो मास है विच इज इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो जो इनको या तो रिप्लेस करे या इनके साथ कंबाइन करे, वही मास इक्विवेलेंट मास है। अब इक्विवेलेंट मास एसिड का निकाला जा सकता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय उसमें कितने नंबर ऑफ H+ निकल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ OH कितने होंगे उसमें, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं बेस की। इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ द आइदर आयन। एंड नॉर्मेलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी इज जस्ट लाइक द मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब फॉर्मूला मास, number of formula mass dissolved per liter of solution, so it is same to the molarity। molarity ही होती है formality में, because formula mass और molecular mass एक ही बात है। next is parts per million। parts per million means किसी solution के millions of parts में कितने parts solute के हैं, that is known as the parts per million और ppm। Example, calculate the molarity of a solution containing 5 ग्राम NaOH in 450 ml solution। So हमें सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। इस न्यूमेरिकल में क्या हमें दिया गया है वो हमें निकालना होगा। So न्यूमेरिकल में 5 ग्राम NaOH है, so W is equal to 5 ग्राम dissolved in 450 ml means volume of solution 450 ml। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट जो कि NaOH है उसका फार्मूला मास निकालेंगे तो वो 40 होगा, और ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे फॉर्मूला मोलैरिटी में। वेट 5 ग्राम 1000 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 40, v इज इक्वल टू 450। तो हम इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मास सॉल्यूट का है 2.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम, मोलर मास है 63। अब मोलैलिटी का फार्मूला होगा W इंटू 1000 अपॉन M इंटू WG, वेयर W 2.5, M 63, WG 75। सो आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। एग्जाम्पल नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% of it by mass। 20% of इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब है इसके 20 ग्राम 80 ग्राम वाटर में मिलाए गए, और जिससे कि पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम हो गया। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। पहले हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल 20/62, और फिर मोल्स ऑफ वाटर 80/18 ग्राम पर मोल। दोनों वैल्यूज निकालने के बाद हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल, उन दोनों के मोल्स का रेशियो। तो 0.322 डिवाइड बाय 0.332 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 4.444 एंड आंसर इज 0.068। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय subtracting the mole fraction of solute from 1। Solubility,
क्या है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस की वो कंसंट्रेशन का है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व किया जा सकता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और ये डिपेंड करता है नेचर सॉल्यूट की पे और सॉल्वेंट की नेचर पे, साथ ही साथ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर भी। अब सबसे नंबर 1 होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मीन्स जैसे सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया गया है, शुगर को पानी में डिसॉल्व किया गया, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सॉलिड कौन सा है, सॉल्ट जो हमारा सॉल्यूट है उसकी नेचर क्या है। तो हमें देखना, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट मतलब आयनिक कंपाउंड, तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोफॉर्म, CCl4, CS2, ये सब नॉन पोलर है। और पोलर सॉल्वेंट अकेला है केवल वाटर। तो कितना वाटर के अंदर कितना हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं वो डिपेंड करता है नेचर पर। लाइक डिसॉल्व लाइक, तो जैसा है वैसे को डिसॉल्व कर पाएगा। डिसोल्यूशन, जब सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाती है। इसी को कहते हैं हम डिसोल्यूशन। यानी कि हम सॉलिड को ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा और सॉल्यूशन के अंदर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन से कोलाइड करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं और सॉलिड की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं। या ये भी कह सकते हैं जब हम कंसंट्रेशन से ज़्यादा, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है उससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं हाई टेम्परेचर करके। तो जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था और हमने टेम्परेचर के द्वारा उसको डिसॉल्व किया, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है, सॉल्यूशन को छोड़ के नीचे बैठ जाता है बॉटम पर। इट इज क्रिस्टलाइजेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पर कुछ टाइम तक सॉलिड डिसॉल्व होता है, बट आफ्टर सम टाइम सॉलिड जो है वापस सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगता है सॉल्यूशन में से, और जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं तो हमें लगता है कुछ भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, एंड वही स्टेट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेट। जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाए तो दैट स्टेट इज द स्टेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या सॉल्युबिलिटी है डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है, वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जब वो डिसॉल्व करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और हीट इवॉल्व होती है, तो उस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और ये ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर नॉट वेरी कंप्रेसिबल, वी कैन से दैट वी आर इनकम्प्रेसिबल। तो उस कंडीशन में प्रेशर अप्लाई करके ना तो हम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दैट इज गवर्न्ड बाय द हेनरीज लॉ। हेनरी साइंटिस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। मीन्स किसी भी गैस के द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट होगा डिपेंड करेगा कि वो गैस लिक्विड के अंदर कितना डिसॉल्व हुई है। हम ये भी कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और उसी तरह हम जानते भी हैं कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन पे, इसलिए पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मोल फ्रैक्शन के। एंड P इक्वल टू KH/HA। KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट, X is mole fraction of gas in solution, P is the partial pressure of gas, and value of KH depends upon temperature.
जितना ज़्यादा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ज़्यादा मोर टेम्परेचर मोर KH। दूसरी तरफ बिकॉज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो हायर द वैल्यू ऑफ KH, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। किसी भी गैस के लिए KH वैल्यू फिक्स है और वो जितनी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। हम ये भी देख सकते हैं इसमें कि परमानेंट गैसेज, नॉन लिक्विफाइबल गैसेज, जो लिक्विफाइड ना हो, लिक्विड कंडीशन में जल्दी चेंज ना हो, नॉन कंप्रेसिबल है, जैसे H2N2 हीलियम, दीज है हाई वैल्यू ऑफ KH और ये वाटर में लेस सोल्यूबल होंगी। दूसरी तरफ लिक्विफाइबल गैसेज जो जल्दी लिक्विफाई हो सकती हैं, वाटर में सोल्यूबल है, CO2, NH3, SO2, इनकी वैल्यू लेस होगी और ये हाईली सोल्यूबल होंगे। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ केवल गैसेज के लिए यूज होता है, वो भी आइडियल कंडीशंस में। क्या है वो आइडियल कंडीशंस? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज शुड नॉट डिसोसिएट। दूसरी कंडीशन ये भी है कि मॉलिक्यूल्स जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, ना तो वो आइंस में कन्वर्ट हो, ना ही वो आपस में कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए। एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में हेनरीज लॉ काफी है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 को डिसॉल्व किया जाता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक बनती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, सो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस एट वेरी हाई प्रेशर इन द फ्लेवर्ड वाटर। फ्लेवर्ड वाटर में CO2 पास करेंगे तो CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जब हम जैसे ही लिड ऑफ करते हैं या उसका ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, जिससे कि CO2 की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है और एकदम बबल्स के साथ वो बाहर आती है, फ्रीजिंग होती है। डीप सी डाइवर्स यूज ऑक्सीजन। डीप सी डाइवर्स जो है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन वो उसके साथ में हीलियम गैस को भी मिला दिया जाता है, बिकॉज हीलियम गैस सॉल्युबल नहीं होगी। तो जैसे ही वो सी डाइवर्स बाहर आते हैं, ऑक्सीजन अगर वो अकेला होता है, ओनली ऑक्सीजन गैस यूज की जाती है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। जैसे ही वो सी से बाहर आते हैं तो वो एकदम से रिलीज होती है, जिससे कि सी डाइवर्स को पेन होता है। इसको कम करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिला दिया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए। लंग्स में जब ऑक्सीजन यूज की जाती है हाई प्रेशर होता है उस टाइम, तो हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, लेकिन व्हेन इट रीचेज टू टिश्यूज, वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, उसका पार्शियल प्रेशर कम है, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, जिससे कि सेलुलर एक्टिविटीज में उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसकी वैल्यू यूज हो सकती है। एग्जाम्पल, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर at 293, how many moles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure and Henry's constant is given. So first of all, in numerical we must know what is given. So as per the numerical, P is 0.987, K is KH 76.48 K bar, किलो बार। इसका मतलब उसको बार में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000। वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 लीटर, और 1 लीटर की का वेट होगा 1 kg, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। सो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए? गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इक्वल टू 1000 बाय 18। हमारे पास N1 मालूम है, N2 हमें मालूम है। हेनरीज कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली हमने उसको x को कैलकुलेट किया, P डिवाइड बाय K, इसकी वैल्यू आई 1.29 10 to the power 5। सपोज N2 के मोल्स हैं n, तो मोल फ्रैक्शन जानते हैं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, एंड दैट इज इक्वल टू n डिवाइड बाय n प्लस 55.5, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने निकाले हैं मोल्स, उसके अकॉर्डिंगली n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये n ही बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व्ड, सो दैट इज 0.716। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मीन्स जब
कोई लिक्विड वेपराइज होता है तो उसकी धीरे धीरे वेपर बनती जाती है, बट एक टाइम के बाद अगर ये क्लोज कंटेनर में हो तो वेपर्स वापस लिक्विड में एंटर करने लगती हैं और एक टाइम के बाद एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। उस टाइम पर वेपर्स के द्वारा लिक्विड पर बनाया गया सरफेस बनाया गया प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे वेपर उतनी ज़्यादा बनेंगी, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। प्योरिटी परसेंटेज ऑफ लिक्विड्स, वेपर प्रेशर लिक्विड्स की प्योरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना प्योर लिक्विड ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उसके अकॉर्डिंगली प्योरेस्ट मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। जबकि हम उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, इम्प्योरिटी मिला दें जो कि वोलेटाइल नहीं है, तो वेपर प्रेशर कम होने लगता है, प्योरिटी कम होने लगती है। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कम है। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, सोल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है, ऑन एडिंग इट इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। हम समझ सकते हैं बिकॉज वेपोराइजेशन इज द सरफेस फिनोमेना, सरफेस पर होती है और जो मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करेंगे वही वेपर प्रेशर बना सकते हैं। सो जब सॉल्वेंट प्योर है तो ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस कैन लीव द सरफेस एंड वेपर प्रेशर इज हाई, बट व्हेन सोल्यूट इज एडेड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस ऑन द सरफेस। सरफेस पे कुछ जगह ये ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स बट एवापोरेट नहीं होंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवापोरेटिंग विल डिक्रीज और इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, मीन्स प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सोल्यूट के मिलाने के बाद जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर PS, दोनों का डिफरेंस कहलाता है लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और रेशियो ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राउट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, Raoult's law indicates the relation of the partial pressure of each component. Total vapor pressure of solution में each component what contribution can give, हर कंपोनेंट का क्या अपना कंट्रीब्यूशन है उस टोटल प्रेशर में, वो राउल्ट्स लॉ बताता है एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू हिम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इक्वल टू P0x। राउल्ट्स लॉ दो तरह से यूज किया सकता है दो सॉल्यूशंस के लिए। नंबर 1 जो कि वोलेटाइल है दोनों कंपोनेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर को मिला दिया गया दोनों ही वेपोराइज हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों की ही वेपर्स बनेंगी एंड दीज विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। So, as per law, partial pressure of A will be PA directly proportional to its mole fraction and PA will be equal to P0A XA, यानी कि इसका पार्शियल प्रेशर इसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इन द सेम वे बी कंपोनेंट के लिए जब टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो PA प्लस PB, A का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस B का पार्शियल प्रेशर, इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो निकल आएगा टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P0A XA प्लस PB0XB। इसकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ये डायग्राम जो इंडिकेट करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड, फर्स्ट सी लेफ्ट साइड जो ग्राफ जा रहा है वहां पर P1 नोट दिया गया है, मीन्स 1 कंपोनेंट टोटली प्रेजेंट है। सो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें x2 जो कि 0 था पहले, x2 की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक जो कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर वो कम होता जाएगा और कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 0 टू P2 नोट तक। इस कर्व के ऊपर हम किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी मोल फ्रैक्शन पर P1, P2 और P टोटल निकाल सकते हैं।
राउल्स लॉ हेनरीज लॉ की ही एक दूसरा फॉर्म है। दोनों में ही पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कांस्टेंट यहाँ पर पी आई नोट और उधर के एच है। अगर के एच और पी नोट इक्वल हो तो राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों ही एक ही बात कहते हैं कि के एच और पी आई ये एक दूसरे के सेम होंगे, तो दोनों में वैल्यू सेम होंगी। डिफरेंस ये है कि राउल्स लॉ यूज होता है लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, जबकि हेनरीज लॉ है गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए। राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solute. So according to this law, vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent at a given temperature. कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, और उस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड्स करता है केवल सॉल्वेंट पर। सो PS विल बी इक्वल टू PA नोट XA, राइट। सो अगर हम प्योर स्टेट की वेपर प्रेशर मालूम है और हमें XA मालूम है, मोल फ्रैक्शन मालूम है, हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। सो डेरिवेशन में PS इजिकल टू PA नोट XA और XA इजिकल टू 1 माइनस XB, सो वी रिप्लेस वैल्यू 1 माइनस XB, तो वी कैलकुलेट थ्रू द इक्वेशन XB इजिकल टू PA नोट माइनस PS अपॉन PA नोट। So mole fraction of solute is equal to relative lowering in vapor pressure PA नोट minus PS divided by PA नोट, इसको हम कहते हैं relative lowering in vapor pressure। कितनी डिक्रीज हुआ प्रेशर में डिवाइडेड बाय प्योर स्टेट में क्या प्रेशर था, दैट इज राउल्स लॉ। नाउ न्यू टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Ideal solutions which follow the Raoult's law, हर कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर में ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। मीन्स दोनों को मिक्स करने पर जो टोटल सॉल्यूशन होगा दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। दोनों लिक्विड्स को मिलाने पर कोई हीट चेंज नहीं होगा, दोनों लिक्विड्स को मिलाने पर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर तभी पॉसिबल है जब whenever the interactions in pure solute, pure solvent are equal to solute and solvent interaction. Examples are anhexane and heptane, no bond formation, ethyl bromide, ethyl chloride, no bond formation। तो यहाँ पर ना तो हीट चेंज होगी ना ही एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, और ये कंडीशन दिखाई गई है इस ग्राफ के थ्रू। जो कर्व है ये सॉलिड लाइन की फॉर्म में आएगा, स्ट्रेट लाइंस आएंगी, और हम किसी भी कंपोजिशन पर PB, PA एंड P टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो वो सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करें आर नोन एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मीन्स दो लिक्विड्स को मिलाने पर, दो कंपोनेंट्स को मिलाने पर हीट चेंज होगी, दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम चेंज होगा। वो हम 10 ml प्लस 10 ml मिक्स करते हैं तो टोटल वॉल्यूम 20 ml नहीं होगा, बल्कि उससे या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सोल्वेंट इंटरेक्शन से डिफरेंट होंगी। दो टाइप की डेविएशंस होती हैं, वन इज positive deviation and second is negative deviation. So first solution showing positive deviation, क्या होगा जब positive deviation होगी? That is possible when the two components when mixed their molecules are having poor force of attraction। solute solvent interaction जो है वो weak है solute एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, यानी कि कंपोनेंट A2 कंपोनेंट B2 इनको अगर हम मिक्स करते हैं तो AB इंटरेक्शंस AA और BB इंटरेक्शन से वीक होंगे। दोनों सॉल्यूशन को मिलाने पर हीट चेंज होगा,
हीट एब्जॉर्ब होगी क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड तोड़ने में, ब्रेक होने में हीट एब्जॉर्ब होती है, सो टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड सॉल्यूशन बिकम्स कूल। टेम्परेचर अगर ठंडा हो रहा है तो पहचान है पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन होगी। ये एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर जो कर्व आएगा दैट विल बी अपवर्ड टू द स्ट्रेट लाइन, जैसे आइडियल कंडीशन में जो कंडीशन थी उससे बल्कि वो बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज होगा। और ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि जो हमारा कर्व है वो नॉर्मल से ऊपर की तरफ होगा, मीन्स हायर होगा। Solutions showing negative deviation from Raoult's law. So in this case, when two components are mixed together, the interactions between the two components will be stronger than in their pure state. Solute and solvent, these interactions will be different from solute-solvent interactions, and solute-solvent interaction will be higher, greater. So their escaping tendency, their evaporization tendency decreases, so vapor pressure decreases. In this case, on mixing two components, heat change takes place, heat is evolved, reaction is exothermic, so delta H will be negative, delta V will be negative. On mixing 10 ml A plus 10 ml B, the total solution will be lesser than 20 ml. वॉल्यूम कम हो जाएगा, यही इसकी पहचान है। सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, then it is negative deviation. So example is acetone, ethylene, because when these are separate, there is no bond formation, their bonds are weak, but when these two come together, these form hydrogen bond. So bonds are formed, heat is evolved. तो ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा और इसका जो कर्व है वो नॉर्मल से डाउन डायरेक्शन में होगा, और उस टाइम पर जो भी वेपर प्रेशर्स आएंगे, प्योर कंपोनेंट एज वेल एज नॉन प्योर कंपोनेंट, उनके पार्शियल प्रेशर्स सब नॉर्मल से होंगे। एजोट्रोपिक मिक्सचर दोनों ही टाइप के डेविएशंस में होते हैं। एजोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विद boiling without change in concentration. Now new topic is colligative properties. What are colligative properties? Properties which depend upon number of particles but not on the nature of solute or solvent. Importance is that these depend upon number of particles. Important colligative property we have to study: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Relative lowering in vapor pressure हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हमने इस रिलेशन को देखा था कि containing non volatile solute, उन्हीं कंडीशंस में lowering in vapor pressure होगा, and where relation is P naught minus PS upon PA naught minus is equal to XB. और इस फार्मूले को यूज करते हुए we can find out the molecular mass of the solute, because formula is Pa naught minus Pa divided by Pa naught is equal to Nb divided by Na plus Nb, any mole fraction of the solute. So placing value of Nb and Na, we can find out the value of Mb, molecular mass of the solute. Composition of vapor phase of solution. अब जिस तरीके से सॉल्यूशंस की के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है, कितने मोल्स बन रहे हैं, उनके कंपोजिशन होती है। इन द सेम वे लिक्विड सरफेस से जो वेपर्स बाहर जाती हैं वहां पर भी कितने वेपर्स बनेंगी और उनका पार्शियल प्रेशर कितना होगा डिपेंड करेगा उनके अपने मोल फ्रैक्शंस पर वेपर फेज में। सो सपोज P total is P total and Y1 is the mole fraction of the vapor in vapor state. So relation is P1 is equal to Y1 P total and Y1 will be P1 upon P total, यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना है डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है, उससे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वेपर फेज इन गैस स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड।
Example: vapor pressure pure benzene has at certain temperature 0.850, a non-volatile electrolyte जिसका वेट है 0.5 when added to 39 ग्राम of benzene, vapor pressure of solution becomes 0.845। तो हमें ये वैल्यू सारी कैलकुलेट करनी होगी। क्या हमें दिया गया है, पी नोट प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर 0.850, P1 with solute 0.845, so decrease in vapor pressure will note, M1 78, W2 जो है 0.5 ग्राम है सोल्यूट का मास, और सॉल्वेंट का जो मास है वो है 39। सो ऑल दीज आर वैल्यू गिवन, P1 नोट गिवन, P1 गिवन, P1 अगेन नोट गिवन, W2 मीन्स सोल्यूट 0.5 ग्राम, M1 78 ग्राम पर मोल, M2 हमें कैलकुलेट करना होगा मल्टीप्लाइड बाय W1 इज 39, सो आंसर विल बी 170। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया ये निकालेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो पुट करेंगे, देन वैल्यू प्लेस करेंगे और आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, so vapor pressure decreases, boiling point will increase, that is known as elevation in boiling point. So we can find out this value as vapor pressure is 1 atmosphere, normal atmosphere, and the curve for solvent and solutions are indicated that these are equal to in their vapor pressure at point where temperatures are T solvent and T solutions, देयर डिफरेंस, उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये डेल्टा टीबी होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां रिलेशन देखने के लिए टी नोट बीपी ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, टी एस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दोनों का डिफरेंस, दोनों में माइनस, दोनों का सब्सट्रैक्शन टी एस माइनस टी नोट, एंड ये डेल्टा टीबी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ये फाइंड आउट किया गया है। एंड m की वैल्यू प्लेस करने पर हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फार्मूला बनेगा डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम, एंड के बी मल्टीप्लाइड बाय m वैल्यूज प्लेस करने पर हमें पूरा फार्मूला बन के आता है एम बी इक्वल टू 1000 के बी डब्ल्यू बी इंटू डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ये सॉल्व करके हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर के भी एक वैल्यू है, इट इज अ कांस्टेंट, इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, तो के बी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इफ मोलैलिटी इज 1। यूजिंग दिस फार्मूला डेल्टा टी बी मोलिकुलर मास कैलकुलेशन, delta TB is equal to KB into WB MA 1000 divided by WA MB. It is real formula which you have to use every time. So on the basis of it, we can find out the molecular mass given in the yellow box. One more example is 18 gram of glucose. It is dissolved in 1 kg of water. At what temperature water boils? Pressure is given 1.013 bar, Kb is given, so W2 18 gram, W1 1 kg, Kb 0.52, M2 equal to 18 gram of glucose, means 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water. At what temperature will water boil? At this temperature we have to find out it. So formula is delta TB into is equal to KB into W2 into 1000 by M2 into M1। ये सब वैल्यू हम इस पर प्लेस करेंगे और हमारे सामने आएगा डेल्टा TB। डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, प्योर सॉल्वेंट में हम इस डेल्टा TB को प्लस कर देंगे। तो आंसर विल बी आइदर 373.202
केल्विन में, और अगर डिग्री सेल्सियस है तो हम 100 में 0.0 वैल्यू को प्लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो हमारा सॉल्व किया जा सकता है। वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज गिवन 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसको डिसॉल्व किया गया बेंजीन के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ 353.23 से 354.11। तो हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास यहाँ कैलकुलेट करना है, Kb गिवन है। इस न्यूमेरिकल में हमें डेल्टा T भी दिया गया है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स, W2, W1, M2 ये सब दिए गए हैं। सो वी विल फाइंड आउट द M2। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और ये इसलिए होगा बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट व्हेन आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट, जो सॉलिड स्टेट एंड वेपर लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में होंगे, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। So because vapor pressure of the solution is low, so that will be equal to vapor pressure of pure solid solvent at lower temperature than the pure solvent। ये जो ग्राफ है, ये ब्लू कर्व को, जो कि सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व है, इसको लो टेम्परेचर पे कट करेगा, इक्वलाइज करेगा, एंड दोनों पॉइंट जहाँ पर ये ब्लू सर्कल को काटते हैं मीन्स इक्वलाइज करते हैं, सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्वल होते हैं। दीज आर TF नोट एंड TF, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड इट इज इक्वल टू KFM, मीन्स इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो फार्मूला हमने सोल्व करना कैसे होगा कि डेल्टा TF मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू KFM, जहाँ की M1 है 1, तो KF और डेल्टा TF बराबर होंगे, और उस टाइम एक डेफिनेशन बनेगी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी इज 1। KF की यूनिट होगी kg पर मोल। हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, KF एंड KB की जो वैल्यूज है, दीज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फार्मूला पुट करके और KF की वैल्यू प्लेस करके हम फार्मूला निकाल सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2 into 1000 by M2 W1। सो फार्मूला फॉर द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम एक्सेप्ट डेल्टा TF एंड डेल्टा TB, KF एंड KB मोलैलिटी इज इन द सेम वे। दोनों को हम सेम वे में रखेंगे। डेल्टा TF की जगह हम डेल्टा TB रखें तो हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, वहां पर हमें KF की बजाय KB लेना होगा। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट इज 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, इसको 600 वाटर मिक्स किया गया, KF गिवन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग डिप्रेशन कितना डिक्रीज हुआ। तो W2 45 ग्राम, W1 600 ग्राम, KF 1.86, M2 62 एज पर फार्मूला। तो वी फाइंड आउट डेल्टा TF। इस डेल्टा TF को अब हम माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट से, तो केल्विन में अगर हम लेते हैं 273.15 में से 2.25 माइनस किया जाएगा, और अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो होगा 0 माइनस 2.25, आंसर माइनस में 2.25 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जाम्पल और दिया गया है डेल्टा TF के लिए कि 1.850 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को 90 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया, जिससे कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ 0.40। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट KF 5.12 है। सो मोलिकुलर मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। ऑल वैल्यूज आर गिवन, W2, W1, KF, डेल्टा TF ये सब दिए गए हैं, M2 हम निकाल सकते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। फार्मूला याद करिए, वैल्यू प्लेस करिए और आंसर निकालिए।
लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड उसको समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस समझना होगा। व्हाट इज ऑस्मोसिस? सो एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा कि रेजिन्स किशमिश को हम पानी में डाल दें तो ये स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और अगर हम पिकल्स देखते हैं, रॉ मैंगो इज प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, so it shrinks. So that is due to osmosis, and that is the flow of solvent particle from low concentrated solution to high concentrated solution. और ये प्रोसेस होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन काम करेगी विच इज अलाउइंग द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट ओनली मॉलिक्यूल्स थ्रू इट। ये मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है, सॉलिड पार्टिकल्स को रोक देती है। सो एग्जांपल्स पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन, पिक्स ब्लैडर एंड क्यूप्रीफेरोसाइनाइड जो है वो आर्टिफिशियली मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो टाइप की हैं, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मीन्स सॉल्वेंट इज गोइंग आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर सिस्टम, and endoosmosis, solvent is entering into the particular system या solution बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल एक्सोऑस्मोसिस, grapes are placed in concentrated sugar solution, so ग्लूकोज जो ग्रेप्स हैं उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, और अगर हम किशमिश और रेजिन को वाटर में रख देते हैं तो वाटर उसके सेल्स के अंदर एंटर करेगा, एंड इट इज एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम कैसे कर सकते हैं इन सिंपल वे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, एंड आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट द लेवल इन द सॉल्यूशन साइड increases, and we have to apply some pressure on the solution side to return back the level up to original। तो इसका मतलब जितना वो वॉल्यूम में चेंज हुआ, जो प्रेशर में चेंज हुआ, किसके कारण हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण हुआ। और वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हमें सॉल्यूशन पे लगाना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस ना हो, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस में से हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे, और इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। और डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस यूज करते हैं। सलाइन वाटर यूज करके हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे कि वाटर आउट हो जाएगा, केवल सॉल्ट रह जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। सो पाई इज इक्वल टू CRT, R is the constant, and this equation is known as Van 't Hoff equation, where C is the concentration of molecule N2 upon V, and N2 is equal to W2 upon M2. So these values are placed in the formula. Pi becomes W2RT upon M2V. This formula we have to remember to do the numerical. तो इसका फार्मूला यहाँ पे नोट करेंगे और इसमें ही वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स इजीली हो सकते हैं। And osmotic pressure is used to determine the molecular mass of the proteins, polymers and macromolecules. In all the four colligative properties we have discussed, and we can calculate molecular mass from all methods, but osmotic pressure is preferred. ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज है इसका। क्यों होता है इसका एडवांटेज? बिकॉज यहाँ पर पॉलीमर्स यूज होंगे तो मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली,
टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक, अगर दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो वो आइसोटोनिक है, और एक सॉल्यूशन अंडर स्टडी अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है दूसरे सॉल्यूशन से, वो हाइपोटोनिक है। वो इफ ए सॉल्यूशन अंडर टेस्ट अंडर स्टडी हैज हायर वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज हाइपरटोनिक। हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी स्पेशली, इनके अंदर जो फ्लूइड है इट इज हैविंग कंसंट्रेशन इक्वल टू 0.95% सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, जिसको कि हम सलाइन वाटर बोलते हैं, एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है बॉडी में, उसमें सलाइन वाटर भी कई बार चढ़ाया जाता है। सलाइन वाटर में कंसंट्रेशन होगी 0.9%। अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेट सोल्यूशन होगा तो आरबीसी से वाटर आउट हो जाएगा सोल्यूशन की तरफ, और आरबीसी श्रिंक हो जाएंगी। और अगर हम आरबीसी को 0.9% कंसंट्रेशन से कम वाले में पुट करेंगे, so solution will enter into the RBC, water will enter into the RBC, और RBC बस्ट हो जाएंगी, स्वेल अप होके बस्ट हो सकती है। लास्ट टॉपिक इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जब इन चार प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो समटाइम्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। इसी को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, and it is due to dissociation of the solute or association during the solution formation। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो डिसोशिएट होंगे, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएंगी नॉर्मल से। तो उसके लिए वॉन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 1880 में एक फैक्टर यूज किया, वॉन हॉफ फैक्टर, जिसका मीनिंग है रेशियो इन द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिकॉज मोलिकुलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो इट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड। अब क्या है ये ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास वो होगा जो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा, कैलकुलेटेड फॉर्मूले के बेस पे होगा एक्चुअल। दूसरी तरफ कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होगी जो हम फॉर्मूला यूज करके, वैल्यूज प्लेस करके फाइंड आउट करेंगे, जबकि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दी गई होगी कि इतना हमने यूज किया सॉल्वेंट, इतना सॉल्यूट, तो एलिवेशन इतना आया, ऑस्मोटिक प्रेशर ये रहा, दैट इज ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ आई फैक्टर हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट, इनिशियली प्रेजेंट। तो आई फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे एंड इट इज यूज्ड इन मैनी कैलकुलेशंस। आई फैक्टर अगर 1 से कम आता है, रेशियो है ये, रेशियो 1 हो सकता है जब कोई एसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा, बट डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से, और एसोसिएशन केस में इट विल बी लेसर देन 1। एग्जाम्पल की फॉर्म में KCl, it dissociate into 2 ions, so value is equal to 2/1 2. In case of glucose, no dissociation, no association, so I is equal to 1. In case of sodium sulfate, 2 Na positive, 1 sulfate ion is formed, so I factor is equal to 3. तो अब इस तरीके से जितने आयंस बनेंगे वही उनका आई फैक्टर होगा। एक एग्जांपल की फॉर्म में KCl है जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसके हम मान के ये चलेंगे कि ऑल द मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड। इथेनोइक एसिड है, हम उसको 100% एसोसिएटेड मान के चलेंगे। मॉडिफाइड इक्वेशंस बन जाती हैं आई फैक्टर के बेस पर। सो इन ऑल द केसेस
relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure of solution के लिए जो भी equations हमारी हैं, we will use I multiplied the formula. सभी में देखिए आप, सबसे पहले वैल्यूज में I को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, I मल्टीप्लाइड बाय KBM डेल्टा T इक्वल टू I KFM, pi is equal to I the value CRT. Want of factor and degree of association. So what is the relation in want of factor and degree of association? So that can be given by the direct formula. Alpha is degree of association is equal to 1 minus I divided by 1 minus 1 upon n. So these value can be placed and we can find out the alpha. In the same case of degree of dissociation, so formula will be alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. I is the want of factor, n is the number of moles after dissociation. Example can be seen. 2 ग्राम बेंजोइक एसिड लिया गया, 2 ग्राम dissolved in 25 ग्राम बेंजीन. Show the depression in freezing point 1.62, delta TF, molar depression constant is KF 4.9. What is the percentage association? So what will we have to do? First of all, applying the formula delta TF is equal to I into KF into M. It is a modified form. So placing all values which we are having, W2, delta TF, KF, M2, we find out the I. And N are 2 because these are forming dimer or we can say bimolecular condition, polymer. So 2 molecule associate हो जाते हैं, so N is equal to 2. So इन कंडीशन में हम इस फार्मूले को प्लेस करके वैल्यू निकालेंगे 0.992. So degree of dissociation or association, degree of association will be 99.2%. One more example based on abnormal molecular mass, 0.6 ml of acetic acid having density. So पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वेट निकाल लेंगे, मास निकालेंगे. इस डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, कैलकुलेट आई फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. यहाँ पर आई फैक्टर निकालना है आपको न्यूमेरिकल के बेस. सो इन द फॉर्मूला वी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने होंगे, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 0.636 एंड मोल्स 0.636 डिवाइड बाय 60, मोल्स निकल गए. मोलरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर kg of solvent, 1 liter water is equal to 1 kg water. So it is calculated, molarity is 0.0106. So delta TF is equal to I KF M, KF given, M given, delta TF given, we calculate I 1.04. So we place these values in the numerical, alpha becomes 0.04. Here acetic acid is associating, 2 molecules are associating, so their association constant may be, if it is dissociated, here the dissociation is considered because acetic acid can give acetic acid plus acetate ion plus H positive. So dissociation constant is Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Direct formula you can use. C alpha square upon 1 minus alpha. अल्फा हमने आपने पहले ही कैलकुलेट करते थे 0.04. प्लेसिंग दीज वैल्यूज वी फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड. So that's all for today. Thank you. Keep watching. Like, share and subscribe.